अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का चिल्लास में खिताब करते हुए कहना था कि 90 की दुहाई में गलत फैसलों से नुकसान हुआ, मुश्किल फैसलों से घबराने वाली तरक्की नहीं कर सकती। दयामीर भाषा डैम पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा डैम बन रहा है। अगर मजीद डैम ना बनाए तो मुल्क को बिजली के साथ पानी की कमी का भी सामना करना होगा। माजी में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए, करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई, जिसकी वजह से मईशत कमजोर हुई। हमें गरीब तबके के लिए सोचना होगा। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाती हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं, दयामीर भाषा डैम। इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम अंदर आ रहे हैं, खसारा बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। वजीर आजम इमरान खान ने सियाहत को मुल्की मईशत के लिए अहम करार देते हुए सूबाई हुकूमतों को SOPs के तहत खोलने की हिदायत कर दी। चिल्लास में तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना की वजह से शट डाउन करने से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। सियाहत को खोलने से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। सियाहत के लिए SOPs मुरतब किए जाएं। NCOC के जरिए इजाजत दे देंगे। मुल्क भर में 10 लाख दरख्त लगाने का भी ऐलान कर दिया। सारा ऊपर इलाका टूरिज्म के ऊपर कितना डिपेंड करता है, उनकी कितनी ज़रूरत है कि ये गर्मियों में टूरिज्म आए, और फिर हर जगह गेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं लोगों ने, बड़ा जरिया माश है, आमदनी है लोगों की। तो मुझे पता है कि कितना मुतासर हुआ ये सारा इलाका। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें कि इन इलाकों के अंदर टूरिज्म खोलनी शुरू करें। अब ये दुनिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया से भी सीख सकते हैं। वहाँ भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोग टूरिज्म खोल रहे हैं। जाहिर है उस तरह की टूरिज्म नहीं हो सकेगी जो कि ये कोरोना वायरस से पहले की थी, लेकिन अभी आप शुरू कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलना, और SOPs इसके डेवलप कर दें। हम आपको अपनी NCOC से आपको भिजवा देंगे कि क्या किस तरह के आपको चाहिए, और वो इंशाल्लाह आप खोलना शुरू करें। लेकिन चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि दयामीर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज तारीखी इकदाम है। मंसूबे से 16,000 से जायद नौकरियां पैदा होंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि मंसूबे से स्टील, सीमेंट, तामीराती शोबों को फरोग हासिल होगा। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी, जबकि 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी के जखीरे से 12 लाख एकड़ ज़राई इलाका सैराब होगा। वाज़ेह रहे कि दयामीर भाषा डैम पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम मंसूबा है। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1400 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। दयामीर भाषा डैम की तामीर से तरबेला और गाजी समेत दीगर बिजली घरों की सालाना पैदावार पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे।
पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही सस्ती बिजली मिलने के इम्कान पैदा हो गए। दयामीर भाषा डैम से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली भी पैदा होगी। नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट पिन बिजली मिलेगी। दयामीर भाषा डैम मुल्क में पानी के बहरान को हल करने में मददगार साबित होगा। 6.4 मिलियन एकड़ फुट पानी का जखीरा हो सकेगा और 12 लाख एकड़ फुट एराजी पर काश्त मुमकिन होगी। बिलाशुबा हमारे मुल्क को कुदरत ने बेइंतहा आबी वसाइल अता किए हैं। कुदरती आफात और कहत से बचने के लिए आबी जखायर की तामीर और उनसे सस्ती बिजली हमारी जरूरत है। कहने को तो हमारे मुल्क में बिजली की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन बास हुकूमतों ने इतने गलत प्लान बनाए कि पानी से बिजली पैदा करने के बजाय तेल पर इन्हसार किया गया। शुरू में तो काम चल गया, लेकिन ज्यों-ज्यों तेल की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे मामला खराब होने लगा। माजी की हुकूमतों ने मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई ठोस प्लानिंग नहीं की। 50 साल के लगभग आपाशी और बरकी तवानाई के हुसूल के लिए किसी इक़दाम की भी मंसूबाबंदी नहीं की गई। लोड शेडिंग और बेरोजगारी के खिलाफ मुजाहरे करते हैं और कभी टायर जलाकर और तो कुछ हासिल नहीं होगा, मगर माहौलियाती आलूदगी फैलाने के और जले टायर्स का धुआं सूंघने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कालाबाग डैम तो सियासत की नजर हो चुका। हालांकि इस डैम से सालाना 12 बिलियन यूनिट बिजली इंतहाई सस्ते रेट पर फी यूनिट हासिल की जा सकती है। दयामीर भाषा डैम को बिजली और पानी की जरूरत के लिए नागुज़ीर समझा जा रहा है। 791 अरब रुपए दयामीर भाषा डैम के लिए पावर हासिल करने के लिए मुख्तस किए गए हैं। 480 अरब रुपए तांगीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर एक टरबाइन से मुतवक्किल तौर पर 375 मेगावाट बिजली जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। जमात इस्लामी ने वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान ने एहतजाज की कॉल देते हुए कहा कि मुख्तलिफ चौराहों पर धरने दिए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक हमारे 14 मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। असद उमर साहब ने कहा था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद जितनी लोड शेडिंग हो रही है वो सारी गैर एलानिया हो रही है। बिजली की फराहमी हाईली प्रोफेशनल वर्क है और इसको हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन और निस्कारी खत्म करके अपनी जिम्मेदारी को ऑन करना चाहिए। जो ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, के इलेक्ट्रिक की अपनी पुलिस बनाई हुई है। मतलब आप बदमाश इदारा है क्या है? कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आप लोड शेडिंग अव्वल तो करेंगे नहीं, और अगर करेंगे तो ये नहीं करेंगे कि इस आबादी से फला इतने बिल नहीं आते तो हम पूरी आबादी का कनेक्शन काट देंगे और लोड शेडिंग करेंगे। कहा यह गया है कि ये लोड शेडिंग इस तरह से आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि उस आदमी ने जिसने बिल अदा किया हुआ है उसका तो ये बुनियादी हक है ना कि उसको बिजली मिले। तो अगर किसी पड़ोसी ने नहीं दिया हुआ तो ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। कोरंगी के इलाके बिलाल टाउन में लोड शेडिंग से मकीनों की नींदें हराम कर रखी हैं। तवील दौरानिये के लिए बिजली को बंद से कारोबार मुतासिर, बेरोजगारी बढ़ने के खतरात बढ़ने लगे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा न किया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 10 घंटे तो कहीं 12 और उससे भी ज्यादा बिजली बंद रहती है। सुबह से ये रात से इन लोगों ने ये ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, जो है ना, कभी आ रही है कभी जा रही है। अभी सुबह से लाइट नहीं है, आपके सामने आप पंखा देख सकते हो बंद पड़ा। हमारा वेल्डिंग का काम है, हम जब ये लाइट नहीं होगी हम कहाँ से काम करेंगे? सर ये कल रात से जो है ना परेशान कर रही है, आ रही है जा रही है, और ऊपर से सीज़न आया हुआ हमारा तो लाइट नहीं है, जाहिर बात तो काम जो है ना रुक रहा है, हमारा बड़ी परेशानी है। तो एक तो कोरोना ने परेशान किया है और ऊपर से के इलेक्ट्रिक वालों ने जो है ना बड़ा परेशान करके रखा है, लाइट दे देनी है। कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि बिजली का कोई वक्त नहीं, 1 घंटा चलती है तो 4 घंटे गायब रहती है। बिजली नहीं होती है, दिन में नहीं होता, हमारा काम होता है। लॉकडाउन ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, रात भी नहीं होती है, बस क्या करें। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली बंद होने से रातों की नींद खराब हो गई है और रोजगार भी मुतासिर होने लगा है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से चंद रोज कबल यकीन दहानी कराई गई थी कि अब लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद शहर में 10 और 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहती है। कराची वाले बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश के साथ पानी की भी राह तकने लगे। समंदर किनारे बसने वाले शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे।
कराची में बिजली के साथ साथ पानी का मसला भी सर उठाने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे शहरी पहले ही परेशान थे तो सोने पर सुहागा पानी की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कोरंगी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन कहते हैं कि एक तो इतनी महंगाई और फिर बिजली न होने की वजह से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उसके बाद यहाँ का पानी बंद हो गया और हम तकरीबन 3 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। खवातीन का कहना था कि बिजली न होने से पानी की मोटरें नहीं चल पाती, घर के कामकाज में दुश्वारी का सामना रहता है। बाल्टियां भर के लेके आते हैं खारा पानी की जब गुजारा हो रहा है, और बिल पहली तारीख को दे देते हैं। ये बिल लाजमी भरना, पानी हो या ना हो, बिल भी इतने आ रहे हैं। अब बताओ क्या करें गरीब आदमी। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लाइट भी नहीं होती, पानी की मुश्किलात बहुत ज्यादा, ना पानी ना लाइट। ठीक है, हम लोग परेशान हैं, बिल इतने आते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 11,000 12,000 कौन भरेगा। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दोनों इदारों की नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों को बिजली के साथ साथ पानी के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को फौरी हल कराकर इनको ज़हनी अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। इस्लामाबाद में भी पानी का बहरान सर उठाने लगा। शहरी कहते हैं कि कई दिन सप्लाई का पानी नहीं आता। पानी टैंकर मंगाएं तो फी टैंकर 2,000 से 3,000 तक वसूल किए जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। इस्लामाबाद कहलाने को तो वफाकी दारुल हुकूमत कहलाता है, मगर अवामी नुमाइंदों की गफलत और लापरवाही ने इसकी हालत पसमानदा इलाकों सी बना दी है, जहाँ के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत को तरस रहे हैं और पानी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। I-10 सेक्टर के शहरी कहते हैं पानी का बड़ा मसला है, क्या करें, कहाँ जाएं। यहाँ पानी का इतना इशू है कि मैंने करबला बना हुआ है। ये आप सामने देखें, फिल्टर है, यहाँ से हम पानी भर के लेके जाते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, वाशरूम के इस्तेमाल के लिए। हालांकि पीने का पानी है, लेकिन घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और इतने लोग तंग हुए हुए हैं, इतने चीज़ साफ कोई नहीं है। I-10 में ये इशू काफ़ी अरसे से है कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो मैं जिस सब सेक्टर में रहता हूँ I-10 2 में, तो उस साइड पे थोड़ी सी बेहतर है। I-10 1 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत मतलब इशू है, सही सप्लाई नहीं आती। शहरियों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदे नजर ही नहीं आते, कोई पुरसाने हाल नहीं। ना असद उमर साहब वोट लेने के बाद इस इलाके में आए और ना उनका पीए रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो थोड़ा बहुत पानी सेक्टर में आता भी है वो फिर इन्हीं MCI के स्टाफ के हाथों आगे इलीगल लाइंस के थ्रू बिक जाता है। यहाँ पानी तो है ही नहीं, तो पानी अगर कंप्लेन करवानी हो तो सुबह 4 बजे लोग लाइनों में लग जाते हैं, वो भी फिर नंबर लगते हैं, कोई तरीका कार नहीं है उसका। तो टैंकर वाले से पानी लेना हो तो यही लोग जो है कंप्लेन भिजवाते नहीं है पानी उस तरह, और वैसे टैंकर वाले को पकड़ के 1,000-2,000 रुपया दें तो फिर वो पानी दे के जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सेक्टर्स का पानी चोरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों की अवामी नुमाइंदों और आला हुकाम से एक ही दुहाई है कि I-10 को पानी दो, पानी दो। शहरी कहते हैं कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत को खरीदने पर मजबूर है। टैंकर माफिया का राज है, एक टैंकर 3 से 4,000 में बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी और दीगर 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने नैब को वीडियो लिंक का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। एहतसाब अदालत के जज खान ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी किया। जारी अकाउंट्स केसेस के ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेशी से माजरत कर ली। आसिफ अली जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के शरीक मुल्जिम अशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देते हुए मुकदमे से अलग कर दिया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के 15 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ केस में फरीकैन को आखिरी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइंदा समात पर जवाब जमा न कराया गया
तो यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। जुल्फी बुखारी, सानिया निश्तर समेत मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंग ने की। वफाक की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार डॉक्टर GM चौधरी ने मौक़िफ अपनाया कि मुआवनीन खुसूसी वफाकी और वजीर मुमलिकत के बराबर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से वजीर आजम ऑफिस से जवाब तलब किया जाए। BA तालीम वालों को मुआविन खुसूसी तैनात किया गया है, इसलिए इन्हें काम से रोकने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ 20 साल पुराना केस बंद कर दिया गया। नैब लाहौर ने सदर नून लीग के खिलाफ जून सन 2000 में इंक्वायरी का आगाज किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ 20 साल पुराना केस बंद कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ 20 साल से ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी बंद कर दी। लीगी रहनुमा के खिलाफ 12 प्लाटों की अलाटमेंट इंक्वायरी नाकाफी शवाहिद की बिना पर बंद की गई। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इंक्वायरी में नामजद मुतअद्दिद अफराद वफात पा चुके हैं। शहबाज शरीफ के मुलविस होने के ताहाल ठोस शवाहिद नहीं मिले। शहबाज शरीफ, इनके सेक्रेटरी जावेद महमूद, मियां रजा समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी 20 साल से अल्तवा का शिकार थी। साबिक वजीर आला पंजाब पर मनपसंद अफराद को 12 प्लाट देने का इल्जाम था। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब समेत दीगर के खिलाफ जून 2000 में इंक्वायरी का आगाज किया था। नैब जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मनपसंद अफराद को कानून के खिलाफ 1 कनाल के प्लाट दिए थे। नैब ने तफ्तीश शुरू की तो प्लाटों की मनसूखी का हुक्म दे दिया गया। हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस। अदालत ने पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करके रेफरेंस दायर किया जाए। अदालत को नैब की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तौसीह कर दी। हमजा शहबाज को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया जा रहा, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि रेफरेंस के लिए शहबाज शरीफ से तहकीकात दरकार है, वो ताउन नहीं कर रहे। वकील हमजा शहबाज का कहना था कि हमजा शहबाज को जानबूझकर जेल में रखा गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये बातें इधर करने वाली नहीं। अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वो मसाइल जो मुल्क से खत्म हुए फिर सर उठा रहे हैं। वजीर आजम के दाएं बाएं माफिया मौजूद और अवाम से हिसाब मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमाई कायरा ने हुकूमत पर फिर लफ्जी तीरंदाजी कर डाली। बोले ये हुकूमत मजीद चली तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान में जो हालात है, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा दिया, आज रोज नए बहरान है। कभी अद्वियात का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, कभी तेल का बहरान है, कभी कर्जों का बहरान है, कभी बिजली का बहरान है। वो मसाइल जो पाकिस्तान से खत्म हो गए थे, वो मसाइल फिर उठ रहे हैं। और उसके ऊपर वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये माफियाज रोल अदा कर रहे हैं। माफियाज नहीं हुजूर वाला, आपके अपने लोग, आपके दाएं बाएं खड़े आगे पीछे आपकी जमात के अंदर मौजूद लोग, वो हैं माफियाज के सरबराह। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए और थर की तरफ देखना चाहिए। पीपी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं, कोई भी नहीं। शर्म आनी चाहिए, इनको थर की तरफ देखने चाहिए। इनके अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची न होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, सारे यही इंडस्ट्री के लोग वहां पर मौजूद है, कारोबारी लोग मौजूद है। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। तो मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जहां पर आप हम पे बात करते आए, हम ओपन आपको अपने जितने भी मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके तरफ आए, जिस भी इदारे से करना चाहते कर ले। लेकिन आप बताएं कि आपने सिंध में जो आपकी 15 साल की हुकूमत है, आप लोगों ने किया क्या है, बताए।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नाअहल हुकूमत नहीं आई। वफाकी हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। दुनिया में तेल की कीमत कम हुई लेकिन हुकूमत ने देर कर दी। पीटीआई सिर्फ बातें करती है और पीपल्स पार्टी काम करती है। हुकूमत ने कहा कि टैक्स फ्री बजट है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के सामने शिकस्त हुई। दुनिया भर में तेल के निर्ख कम हुए, रॉक बॉटम पे प्राइसेस आ गई। इस हुकूमत ने बड़ी देर की, मेहरबा आते आते, और आखिर में कुछ रेट्स कम किए ताकि गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, कीमतें कम हो सकें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि रियासत के तय किए हुए तेल के निर्ख को एनफोर्स करा सके। नतीजा क्या हुआ कि उस पेट्रोलियम माफिया के सामने भी इनको घुटने टेकने पड़े और आखिर में 25 या 26 जून को इनको तेल के रेट्स में एक बार फिर इजाफा करना पड़ा। दुनिया भर में रेट कम हो रहे थे। पाकिस्तान वो बदनसीब कौम है जिसके साथ एक बार फिर उन्होंने इस्तेहसाल किया। और याद रहे, ये वो लोग हैं जो कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन के दिनों में कहते थे कि इतना % टैक्स है, हम टैक्स कम कर देंगे हुकूमत में आने के बाद। इस वक्त गालिबन शायद 50% पेट्रोलियम सरचार्ज या टैक्स की मद में, लेवी की मद में ये मौजूदा हुकूमत ले रही है। ये एक और खतरनाक यू टर्न अवाम दुश्मनी का इस हुकूमत ने लिया। चेयरमैन नैब का कहना है कि व्हाइट कॉलर क्राइम और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। सार्क एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन होने की वजह से नैब रोल मॉडल की हैसियत रखता है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब को 2019 में 53,643 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 42,760 को निपटा दिया गया, जबकि 2018 में नैब को 48,591 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 41,414 को निपटाया गया। शिकायत में इजाफे से नैब पर अवाम के एतमाद का इजहार होता है। चेयरमैन नैब के मुताबिक नैब ने 2019 में 1,308 शिकायत की जांच पड़ताल की, 1,686 इंक्वायरियों और 609 इन्वेस्टिगेशन को निपटाया और 2019 में बदउनवान अनासर से 141.542 अरब रुपए और अपने क्याम से अब तक 466 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। नैब के मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 66.8% है। नैब ने 2019 में 50 मुकदमात में से 15,747 सवालिया दस्तावेजात, 300 अंगूठे के निशानात समेत 74 डिजिटल डिवाइसेस का तज्जिया किया। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करें महंगाई की, तो हुकूमती दावे और वादे भी काम नहीं आ रहे। महंगाई का पारा है कि मुसलसल हाई होता जा रहा है। ईद उल अजहा से कबल क्या सब्जियां, क्या फल और क्या अशिया खुरनोश, सब की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। मुल्क में आटे और चीनी के बहरान की हर तरफ मची धूम अभी खत्म नहीं हुई कि महंगाई की मारी अवाम में अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अशिया खुर्दनोश की चीजों में मुसलसल इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे मुल्क में जारी महंगाई के सिलसिले ने हुकूमत के सारे दावों की कलई खोल दी है। ईद उल अजहा को अभी 13 से 14 रोज बाकी हैं और काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, धनिया, सौंफ, बादियान, दारचीनी सब की कीमत में इजाफा होना शुरू हो चुका। मार्केट ज़राए के मुताबिक गरम मसालों के रेट 2 गुना तक बढ़ चुके हैं। काली मिर्च की कीमतों में 100 से 125 रुपए फी किलो तक इजाफा हो चुका। काली मिर्च की फी किलो कीमत 580 रुपए से 600 रुपए तक दस्तयाब है। लौंग 200 रुपए महंगे होने के बाद 1400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। बड़ी इलायची 1400 से बढ़कर 1600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। हल्दी की कीमतों की बात की जाए तो 165 से 180 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। मार्केट के अदाद शुमार के मुताबिक लाल मिर्च पिसी हुई 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो जुलाई के आगाज में टमाटर 20 से 30 रुपए फी किलो तक दस्तयाब थे और अब जुलाई के वस्त में कीमतें 90 से 120 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी। जुलाई के आगाज में ही प्याज 25 से 35 रुपए फी किलो तक दस्तयाब था, जो कि अब मार्केट में 65 से 75 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है।
इसी तरह से चिकन, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध, छोटा गोश्त, चावल, गुड़ और दाल चना की कीमतों में इजाफा भी मुसलसल बढ़ रहा है। मगर कौन है जो पूछे? मुनाफाखोर माफिया ने ईद उल अज़हा से कबल ही फायदा उठाते हुए अशिया खुर्दोनोश महंगी कर दी हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस्लामाबाद के शहरियों की भी महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। शहरी कहते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब तो गरीब, मुतवस्सित तबका भी पिस कर रह गया है। हुकूमत को सब्जियों, फलों और दीगर जरूरत की अशिया के डीलर्स और सप्लायर्स पर कड़ी नजर रखना चाहिए। इससे पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं, उस दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब महंगाई हो रही है। और अमीर बंदा भी, उसकी कमर भी टूट गई, गरीब की तो टूटी। गरीब तो बिल्कुल किसी काबिल रहा ही नहीं, क्या करेगा? एक बंदे का किराए का मकान हो, रोजगार ना हो, महंगाई है, खाना तो है, पेट के लिए खाना है, तो इससे यही होगा, वो चोरी चकारी भी करेगा, उल्टे सीधे काम भी करेगा। ये महंगाई पे अगर कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमजोरी कारोबार है नहीं है बिल्कुल, तो हालात बहुत खराब जा रहे हैं। आज से अगर आप 3 या 4 साल पहले देखें तो कुछ हालात कुछ बेहतर थे। अब महंगाई की वजह से सारी बात है, गरीब का तो घर भी अब नहीं चल रहा, वो बेचारा बचत क्या करेगा। और बाकी जहाँ तक ये महंगाई होती क्यों है करके, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग भी सप्लायर्स हैं, जो भी मिडिल मैन है, उनको कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करे कि जब दिल किया तो सप्लाई शॉक कर दिया, चीजें महंगी कर दी। चीजें महंगी होती हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो तो गरीब ही होता है। ओगरा ने गैस कंपनियों सुई सॉदर्न और नॉर्दर्न के लिए दरामदी एलएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलएनजी की कीमतों में इजाफा जुलाई के लिए किया गया है, इतलाक 1 जुलाई से होगा। ओगरा ने गैस कंपनियों के लिए दरामदी एलएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की कीमत में $0.35 और सुई सॉदर्न के लिए एलएनजी की कीमत में $0.40 फी MMBTU का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलाई में सुई नॉर्दर्न के लिए एलएनजी की कीमत $6.47 फी MMBTU और सुई सॉदर्न के लिए एलएनजी की कीमत $6.65 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। इससे कबल जून में सुई नॉर्दर्न के लिए दरामदी एलएनजी की कीमत $6.12 फी MMBTU और सुई सॉदर्न के लिए $6.27 फी MMBTU मुकर्रर थी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए KPK और बलोचिस्तान हुकूमत लॉकडाउन में मजीद इजाफा कर रही है। बलोचिस्तान में लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी गई, जबकि पेशावर के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेशावर में कोरोना वायरस फैलने के खदशे के तहत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली असगर ने मजीद 3 इलाकों गुलबहार नंबर 3, रेगी बदजई, बाकर खेल, हसन खेल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इस जमन में जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन 1 रोज पहले जारी कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत की रोशनी में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मुतासरा इलाकों के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। ताहम शहरियों की सहूलत के लिए शेख खुरनोश, अद्वियात, जनरल स्टोर, तंदूर और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। मुतासरा इलाकों के लिए जारी नए SOP के तहत मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद को स्मार्ट लॉकडाउन के मुख्तलिफ इलाकों में अमल दरामद के लिए तैनात किया है। उनको सख्त हिदायत दी गई है कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियां 30 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। एक और फ्रंटलाइन सिपाही कोरोना का शिकार बन गया। मुल्तान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा 13 रोज तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा कर दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते सफ़े अव्वल के सिपाही कोरोना का शिकार बन गए। मुल्तान के निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। जनूबी पंजाब की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा में गुज़श्ता माह कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम हालत बिगड़ने पर उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा गुज़श्ता 13 रोज से वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा मारूफ सर्जन थे। कोरोना के मरीज पड़ने पर उन्होंने दफ्तरी उमूर को छोड़कर अपनी ड्यूटी वार्ड में लगवा ली थी। मुस्तफा कमाल पाशा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के इंतकाल पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अफसोस का इजहार किया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
के बाद आपको बताएं कि FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल के अहम रुकन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉ स्लीपर सेल के अहम रुकन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में जफर, सुफियान और जावेद शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जफर बम धमाका और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। मुल्जिम ने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जफर को दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने अस्करी तरबियत दिलवाई। FIA हुकाम ने दावा किया है कि मुल्जिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुल्जिम बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर भी है, जबकि मुल्जिम फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजमत भी करता था। उधर FIA ने हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का भी पर्दा चाक किया। रॉ स्लीपर सेल को फंड्स फराहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के डायरेक्टर सुफियान और मैनेजर जावेद मेमन को गिरफ्तार कर लिया। हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराहम की जा रही थी। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तफसीलात मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फराहम कर दी गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान को सिविक सेंटर लियाकताबाद और खालिद बिन वलीद रोड के इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में लाहौर में मिलावट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान आलाइशों से तैयार तेल से भरा ट्रक कब्जे में लिया गया। जाली कार्बोनेटेड बोतलों का गोदाम, 5 मिल्क शॉप्स और मारूफ बेकरी प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मिलावट माफिया को लगाम डालने का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करके 10,000 लीटर इंतहाई नाकिस तेल, 7,575 लीटर जाली कार्बोनेट ड्रिंक्स, 3,180 लीटर दूध, 7,575 लीटर मारूफ ब्रांड की ड्रिंक्स को तल्फ कर दिया गया, जबकि 3,000 खाली बोतलें बरामद करके जब्त कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी अरफान मेमन का कहना था कि पकड़ी गई बोतलें खुले रंगों, नाकिस केमिकल्स और आलूदा टैप वाटर से तैयार की गई थी। हरबंसपुरा नजफ कॉलोनी में 8 मिल्क शॉप की चेकिंग करके गैर मियारी दूध की फरोख्त पर 5 को सील कर दिया गया। अरफान मेमन का मजीद कहना था कि पंजाब में मियारी खुराक की तैयारी से सप्लाई तक हर मरहले की कड़ी निगरानी की जा रही है। मिलावट माफिया को पंजाब में कारोबार करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। फरहान एजाज, सच न्यूज, लाहौर। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कराची में सेवरेज सिस्टम की तामीर समेत मुल्क में दीगर अहम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और कोरोना के बायस कारोबारी नुकसानात का भी जायजा लिया गया। इजलास में बैरून मुल्क 22.5 मिलियन सऊदी रियाल की इक्विटी सरमायाकारी के अलावा पोर्ट कासम में पंप हाउसेज और जेर जमीन वाटर टैंक्स मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में मुनासिब दामों गंदम और आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम की दरामद के सिलसिले में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत को कोशिशें तेज करने की हदायत भी जारी कर दी। इजलास में वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग भी दी और बताया कि सूबाई हुकूमतों और पास्को के गंदम के खरीदारी के मुकर्रर करदा हदफ का 79% हासिल कर लिया गया है। 120 दरामद कुनंदगान में गंदम की दरामद में दिलचस्पी का इजहार किया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एशियाई तरक्याती बैंक को ऑफशोर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के तमाम लवाज़मात पूरा करने के बाद रुपए से मुंसलिक बांड जारी करने की इजाजत भी दे दी, जबकि मरकजी बैंक की तजवीज़ के तहत कुल $20 करोड़ के बांड जारी किए जाएंगे। हासिल होने वाली रकम तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे और तवानाई के मनसूबों पर खर्च की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के तहत गैस फील्ड के 5 किलोमीटर रदास के इलाके में गैस की फ्राहमी के लिए सुई सदरन को 1 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। कमेटी ने पोर्ट कासम के शिमाल मगरबी और जनूब मगरबी सनती जोन के 5 तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों को अहम कामयाबियां मिलने लगी। एक माह में 5 मुख्तलिफ मकामात से नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। नए ज़खायर से 1040 बैरल खाम तेल और 47 मिलियन मकब फीट गैस यौमिया हासिल हो रहा है। पाकिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश का मिशन जारी है। जारी मिशन में तेल तलाश करने वाली कंपनियों को अहम कामयाबियां मिलने लगी। OGDCL ने एक माह में 5 मुख्तलिफ मकामात से नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। नए ज़खायर कोहाट, शकरदरा और सखर के करीबी इलाकों से दरियाफ्त हुए।
नए ज़खायर से 1040 बैरल खाम तेल, 47 मिलियन मुकाब फीट गैस योमिया हासिल की गई और दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर को कौमी सप्लाई नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। माहिरीन को मुख्तलिफ इलाकों से मजीद तेल और गैस के ज़खायर की मुमकिना दरियाफ्त के आसार मिल गए, जिसके बाद OGTCL ने सर्वे मुकम्मल करके ड्रिलिंग का काम तेज कर दिया है। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। नई दरियाफ्त से 16.12 MMC FD गैस की पैदावार और बैरल 3240 योमिया तेल हासिल होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि चीन के साथ बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ताउन जामे दस्तावीज होंगी, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। ईरान और चीन के दरमियान 25 साल बाहमी ताउन बढ़ाने पर अब दुनिया की नजर है। मंसूबे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। दोनों तरफ से तफसीलात का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसे हतमी शक्ल नहीं दी गई। पाकिस्तानी में ईरानी सफीर मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है कि ईरान की हिकमत अमली दोस्ताना और तामीरी बुनियादों पर बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाना है। इस तनाजुर में दोनों मुमालिक ने अपने तवील मुद्दती ताल्लुकात की मंसूबाबंदी करके ताल्लुकात की संग बुनियाद रखी। चीनी सदर ने 2016 में तेहरान दौरे के मौके पर 25 साल मंसूबा पेश किया था। मंसूबे पर दोनों फरीकों ने खैर मकदम किया। ईरानी सफीर ने कहा कि सीपैक, विंड रोड समेत दीगर मंसूबे न सिर्फ ईरान, चीन और पाकिस्तान फायदा उठाएंगे, बल्कि खित्ते के दूसरे मुमालिक भी इससे मुस्तफीद होंगे। मामलात तय पा गए। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद आराई कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के दरमियान SOPs तय किए जाएंगे। न कोई तार काटेगा और न अब हड़ताल होगी। केबल ऑपरेटर्स और कराची इलेक्ट्रिक के दरमियान मामला तय पा गए। कमिश्नर कराची ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फैसला किया है कि दोनों इदारे अपना अपना काम करेंगे। इसमें एक हमारी कमेटी बना दी गई है, जिसमें के इलेक्ट्रिक है, केबल एसोसिएशन के और हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद साहब इज द फोकल पर्सन, और जहां भी अगर कोई इश्यू हुआ जिसपे कोई डिसएग्रीमेंट है वो कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी और इंशाल्लाह हड़ताल तक की नौबत इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराई ने कमिश्नर कराची का मावनत पर शुक्रिया अदा किया। कहा फैसला किया है कि अब हड़ताल नहीं की जाएगी, जो रुकावटें आएंगी कमिश्नर ऑफिस से हल कराई जाएंगी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर कराची साहब का और सिंध हुकूमत का कि जो हमने कॉमन कॉरिडोर के हवाले से इन्हें गुजारिश की हुई थी, तो इन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है कि जो कि कॉमन कॉरिडोर के हवाले से केबल ऑपरेटर को सहूलतें मुहैया करेगा। जो भी रुकावटें आएंगी इनके ऑफिस से उसको हल कराया जाएगा और जल्द ही हम कॉमन कॉरिडोर के ऊपर काम भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का मजीद कहना था कि मसाइल के हल के लिए के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय किए जाएंगे। और अब खबर शामिल करें मौसम की, तो इस्लामाबाद में सावन की पहली बारिश ने मौसम को खूबसूरत और सुहाना बना दिया है। बारिश के बाइस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। सावन के पहले दिन आसमान पर बादल छाए और बरखा बरसने से मौसम सुहाना और खुशगवार हो गया, जबकि ठंडी हवा ने दर्जे हरारत को और भी कम कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में आज रात को बादल खूब बरसेंगे और गरज चमक भी होगी और कल भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सुबह से जारी गर्मी और हबस के बाद बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। दर्जा हरारत कम होकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हवा में नमी का तनासब 66% और बारिश का 80% इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बार मानसून में मामूल से हटकर 10% ज्यादा बारिशें होंगी। और अब खबरें शामिल करें खेल के मैदान से। दौरा इंग्लैंड के लिए मौजूद पाकिस्तानी टीम ने तरबियती सेशन के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। दूसरे मरहले में तमाम खिलाड़ी यकजा होकर रोजाना की बुनियाद पर 2-2 सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों को टिप्स देने के लिए कोचेस की टीम भी साथ मौजूद है। ग्रीन शर्ट्स के दौरा इंग्लैंड का अहम मरहला डर्बी शायर में शुरू हो गया है। इस अहम मरहले को कोचेज टीम के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं।
कोचेस का कहना है कि ये फैसला कौन मरला है जिसमें खिलाड़ियों को न सिर्फ SOP का अमली मुजाहरा करना है बल्कि कंडीशन से हम आहंग होने का सबूत भी देना है ताकि उनकी सिलेक्शन को हतमी शक्ल दी जा सके। डर्बी शहर में तरबीती सेशन के पहले रोज खिलाड़ियों ने दिन का आगाज मामूल की वर्जिश से किया, जिसके बाद ऑन ग्राउंड सरगर्मियों का आगाज हुआ। खिलाड़ियों को कोचेज ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से मुतालिक तरबियत दी। इससे कबल खिलाड़ियों को डॉक्टर्स की जानिब से एक बार फिर SOP के हवाले से ब्रीफ किया गया। कौमी खिलाड़ी 17 तारीख से 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 5 अगस्त से होगा। कोरोना के बाइस फार्मूला रेसिंग सीजन तो मुलतवी हुआ, लेकिन उसकी यादें आज भी ताजा हैं। फार्मूला टूर रेसिंग के यादगार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शंघाई, टोक्यो और हांगकांग के बाद पेरिस का डिज्नीलैंड भी खुल गया। 4 माह के तवील लॉकडाउन के बाद डिज्नीलैंड खुला तो सयाहों का हुजूम उमड़ आया। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।